Hello everyone, myself Jitesh Kumar Jingar and welcome back to my YouTube channel। तो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द ग्राफिकल क्वेश्चंस इन वन डायमेंशन को। अब काइनेमेटिक्स में हम श्योर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे आपको एक पार्टिकल लेट्स से उसका जो कि मूव कर रहा है वन डायमेंशन में उसका वेलोसिटी टाइम कर्व आपको दे रखा है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा या फिर इस टाइम से लेकर के उस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या फिर लेट्स से कि इस कर्व के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन टाइम कर्व होता है वो फिगर आउट करके बताओ। तो इन सभी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जिस बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे आज यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसी बेसिक नॉलेज से जो कि आपको यहाँ पर यूज में आएगी। तो मान लेता हूँ कि y क्या एक फंक्शन है x का, दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ dy बाई डी एक्स, तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, डिफरेंशिएशन है। बट हम यहाँ पर किस पे फोकस करें, इसका जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उस पर। तो dy बाई डी एक्स हम श्योर डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये भी आपको पता है, बट रिप्रेजेंट क्या करता है ये थियोरेटिकली, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ y को ऐसे y dx, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन करना आपको आता है बट रिप्रेजेंट क्या करता है थियोरेटिकली, तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि कैसा दिखेंगे, क्या होगी चीज़ें। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया आपका। अब जो आपका कर्व है वो लेट्स से कुछ ऐसा है, तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे मान लो आपको जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप फाइंड करना है, तो वही स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे, dy बाई डी एक्स से। लेट्स से इस पॉइंट का फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स फाइंड करो और ये पॉइंट उस वैल्यू में, उस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने फाइंड कर रखा है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, और मान लेते हैं कि लिमिट्स क्या है x1 से लेकर के x2 तक, तो इसका मतलब ग्राफिकली क्या है कि x1 मान लेते हैं हम यहाँ है और x2 मान लेते हैं यहाँ है, तो ये क्या फाइंड करके देगा आपको, x1 से लेकर के x2 तक एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, और जो कि क्या होगा ये एरिया। ठीक है, अब कैसे फाइंड करते हैं वो आपको आई थिंक पता ही होगा। हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पे जिसका एरिया कितना होता है वाई डी एक्स, और उसी वाई डी एक्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे छोटी छोटी जो भी वर्टिकल स्ट्रिप्स होंगी उन सभी का एरिया हम ऐड कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, नेट एरिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तरह का समेशन है ना, बहुत सारी क्वान्टिटीज़ के लिए। तो यही वो बेसिक नॉलेज है जिसकी हमें इस टॉपिक में रिक्वायरमेंट होगी। अब आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो जो बेसिक इक्वेशन हमने डिस्कस की थी, जो पहली बेसिक इक्वेशन थी वो क्या थी, दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt। क्लियर। तो जैसे कि dy बाई डी एक्स का एक्सप्लेन करता स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ xt कर्व। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्लोप ऑफ xt कर्व होगा वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के इक्वल। तो यहाँ अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट जो कि आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दैट डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हैं। तो अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उसको अपन डेल्टा एक्स से लिख लेते हैं, एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ चुका है, वी डी टी के इक्वल। तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि एरिया अंडर जो वी टी कर्व होगा वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो ये भी अपन यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर डेल्टा एक्स अगर इज इक्वल टू आपने क्या फाइंड कर रखा है, वी डी टी, तो उसका मतलब क्या है, दैट
एरिया अंडर वी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो दूसरी बेसिक इक्वेशन थी उसे भी देख लेते हैं, जो कि थी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट, वैसे ही दो स्टेटमेंट इसके लिए भी लिख लेते हैं अपन। तो ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी में क्या लिखेंगे अपन कि जो स्लोप होगा आपका वी टी कर्व का, वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे हम, दैट स्लोप ऑफ वी टी कर्व इज एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करता हूं, जैसे कि यहां हमने किया वैसे इसका भी लिख लेते हैं कि अगर a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी है तो इसे हम लिख सकते हैं दैट डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। और इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा मुझे, लेट्स से कि इनिशियल वी आई है और फाइनल आपकी वी एफ है, तो वी एफ माइनस वी आई मिलेगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा वी, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी टी के इक्वल। तो इंटीग्रेशन ए डी टी क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स की जगह पर ए टी कर्व। सो एरिया अंडर ए टी कर्व इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बट वो नेट डिस्प्लेसमेंट ही निकल के आएगा। सो क्या लिखेंगे हम, दैट डेल्टा वी इज इक्वल इंटीग्रेशन ए डी टी इज नथिंग बट द एरिया अंडर ए टी कर्व, और फिर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ क्या लिखा हमने, एरिया अंडर वी टी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया अंडर ए टी कर्व इज वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी, टू बी मोर प्रिसाइज, इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और इसको अपन क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं और इसको स्टेटमेंट 4 बोल देते हैं। बस अब आपको क्या करना है, यही स्टेटमेंट याद रखने हैं, चारों स्टेटमेंट। कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे उसे। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अप्लाई करना आपको आ जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द वीटी कर्व ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x axis is given, then find the total displacement of the particle and the acceleration at t equal to 1, t equal to 4 and t equal to 7 सेकेंड। तो कर्व आपको दे रखा वीटी कर्व, एक पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसा कुछ कर्व है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक, ऑब्वियसली 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक। तो बस आपको यही स्टेटमेंट चेक करने हैं यार, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कर्व दे रखा मेरे को वीटी, तो वीटी कर्व का देखो कहाँ कहाँ जिक्र हो रखा है, एक यहाँ पे वीटी कर्व और एक वीटी कर्व। तो वीटी कर्व का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो स्टेटमेंट नंबर 2 को यूज करूंगा, एरिया अंडर वीटी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो बस यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है वीटी कर्व का। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको मैं पूरे एरिया को 5 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। तो पहला जो सेक्शन होगा ये, इसका एरिया कितना होगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 2, हाइट भी 2, तो कितना निकल के आएगा ये एरिया 2। सिमिलरली इस वाले रीजन का एरिया कितना होगा, ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया आ जाएगा 4 इंटू 2 8। इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का एरिया वापस वैसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे आपको बेस पता नहीं है, तो बेस कैसे फिगर आउट करें, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए इस पॉइंट के, तो अपना काम हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, तो यहाँ एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करेंगे हम कि अगर मैं देखता हूँ कि x की वैल्यू 6 से लेकर के 8 तक चेंज हो रही है इस पूरी स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 2 से लेकर के -2 तक। तो 6 से 8 अगर गया तो ये 2 से -2 चला गया। क्लियर? तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर y की वैल्यू 2 से 0 तक चेंज होती है तो क्या बता सकते हैं 6 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी। तो देखो लीनियरली ये जो स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर फंक्शन है, तो जिस फ्रैक्शन में y चेंज होगा उसी फ्रैक्शन में 6 भी चेंज होगा। तो यहाँ क्या कर दिया आपने, 2 से -2 था उसका हाफ कर दिया 0, मतलब 2 से -2 के बीच में 0 आएगा, राइट। तो वैसे 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7।
तो अगर 2 अगर 2 से 0 तक जाता है तो ये x कहाँ तक जाएगा, 6 से 7 तक जाएगा। तो मुझे पता चल गया भाई ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 7 और y कोऑर्डिनेट 0। अगर ऐसा नहीं पता चलता आपको तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स आपको पता है वैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल एरिया फाइंड करना था हमें, तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना हो गया 1, हाइट कितनी 2, तो फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली ये एरिया भी कितना आ जाएगा 1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस एरिया को भी 1 बोल देंगे, बट यहाँ देखो आई थिंक 8 है x कोऑर्डिनेट और यहाँ पर कितना 10 है, तो 2 का चेंज हुआ है x कोऑर्डिनेट में और y में भी 2 का। तो सिर्फ डायग्राम देख करके आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाना है, जो वैल्यूज़ दे रही है उन पे फोकस करना है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 2। बस अब इस पूरे एरिया को हमें क्या करना, ऐड करना, हमें पता चल जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो आपका रेफरेंस कर रहे हैं उसके ऊपर जो एरिया होगा वो पॉजिटिव लेना है, उसके जो नीचे एरिया होगा उसे नेगेटिव लेना है। तो पॉजिटिव एरिया कौन सा होगा 2, 8 और 1, तो मैंने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेट पॉजिटिव एरिया कितना आ गया 2 + 8 1, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है जो नेगेटिव एरिया 1 और 2 को। 1 + 2, तो सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा ये 11 - 3 कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। क्लियर। अब सेकंड वाले में क्या फाइंड करना हमें, एक्सेलरेशन एट t = 1, t = 4 एंड t = 7 सेकेंड। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपको कर्व दे रखा होगा, या तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, या फिर आप फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ दैट कर्व। तो एरिया अंडर वी टी कर्व क्या होता है हमें पता चल चुका है, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया। तो बचा क्या, इस एरिया से इस कर्व से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप। तो क्या स्लोप ऑफ वी टी कर्व एक्सेलरेशन होगा, तो स्टेटमेंट लिखा हुआ हमने, स्लोप ऑफ वी टी कर्व इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ स्लोप फाइंड करना है, और अलग अलग टाइम पे। तो t = 1 का मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, ये सभी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो बी पार्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, a = dv/dt। तो एक्सेलरेशन एट t = 1 अगर मुझे फाइंड करना है तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा मुझे, जो कि कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ये ओरिजिन और ये 2,2। तो आप देख सकते हैं कि y = x वाली लाइन है, और उस लाइन का स्लोप कितना होता है 45, tan थीटा मतलब 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, सिंपल। सिमिलरली एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम t = 4 में, इसको भी येलो में लिख लेते हैं। 4 कहाँ आएगा आपका, यहाँ कहीं। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही। अब जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है तो उसका dv/dt किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमें, 0। क्लियर। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या पूछा आपको, एक्सेलरेशन एट t = 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड कहाँ आएगा, ये रहा पॉइंट अपना 7 सेकेंड। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी इसका जो स्लोप होगा वही हमें क्या देगा, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, और वो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अगर आप साइड में सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ -2 y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 फॉर्मूला होता है, राइट। तो -2 - 2 डिवाइड बाई 8 - 6, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल गया एक्सेलरेशन एट t = 7 = -2। दैट्स इट। तो एक कर्व की हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया पार्टिकल का। तो ऐसे आपको बस वो स्टेटमेंट यूज़ करने और जो भी पूछा जा रहा है उसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी आपको एक कर्व दे रखा है। सो क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन AT कर्व इज गिवन, देन फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। बाय डिफॉल्ट A का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, और T का मतलब टाइम, और सब कुछ ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी को वापस रीगेन करेगा, ठीक है, एक्वायर करेगा। तो आपको टाइम फाइंड करना है। तो देखो सीधी सी बात है, कर्व दे रखा है तो कर्व का ही कुछ नॉलेज हमें यूज़ करना पड़ेगा।
अब वही चीज़ है, एक कर्व दे रखा, या तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो या फिर एरिया फाइंड कर सकते हो। तो एटी कर्व का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी के। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर एटी कर्व, और वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी के। ये हमने लिखा था, राइट। और वेलोसिटी का यहाँ पे हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल कब होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं कि मतलब हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो खत्म कहीं नहीं हो रही है, हमें पता नहीं कहाँ खत्म होगी, तो हमें वो टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, है ना। मतलब मान लेते कि वो पॉइंट यहाँ कहीं आता है, तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वी फाइनल, वो किसके इक्वल हो जाए, एक्वायर्ड सेट्स इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। अब जब वी एफ वी आई के इक्वल हो जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, बस। अब अगर आपको ये पता चल गया, मतलब आपको क्या करना है, इस कर्व में ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट पी ले लेता हूँ मैं, जिस पॉइंट पर जो टाइम की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो नेट एरिया आएगा, क्योंकि डेल्टा वी अगर जीरो के इक्वल है मतलब इंटीग्रेशन ए डॉट डी टी भी जीरो के इक्वल होगा। मतलब उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो नेट एरिया फाइंड करोगे आप इस कर्व का, वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल। और वो आएगा, जो भी पॉजिटिव एरिया होगा जो नेगेटिव एरिया होगा उन्हें आप ऐड करेंगे तो वो कंप्लीटली कैंसल आउट होना चाहिए। तो बस हमें इस पॉइंट पी का पी के करस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे हम, अगेन इसको हम रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इस पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और क्वेश्चन में आई थिंक आपको ये कोऑर्डिनेट सॉरी नहीं दिया, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखी है 1,2, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा इसका एरिया, 2 और 1, 2, राइट। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो मान लेते किसी टाइम पर वो टाइम कितना, लेट्स से कैपिटल टी, बट वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। पॉइंट्स हमें पता है इस स्ट्रेट लाइन पे दो, 1,2, और ये कौन सा हो जाएगा 2,0। तो इसी को यूज़ करके जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसी में वैल्यूज पुट करूँगा, y माइनस जीरो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ले रहा हूँ मैं, तो 0 माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 0 डिवाइड 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, क्लियर। तो y इज इक्वल्स टू सॉरी y हमारे पास क्या ले रखा हमने, y a ले रखा है, तो y की जगह a लिखेंगे, x की जगह t लिखेंगे, a और यहाँ पर t, यहाँ पर a आ जाएगा माइनस 2t प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर t की आप कैपिटल T पुट करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2t, 4 माइनस 2 कैपिटल T, ये हो गया। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना t माइनस 2 और हाइट कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2t, ठीक। बस अब हमें क्या पता है कि एरिया अंडर 80 कर्व कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तो उसी को अब हमें सॉल्व करना है। तो पॉजिटिव एरिया कौन कौन सा मेरे पास, 2 और 1, तो 2 प्लस 1, और जो नेगेटिव एरिया होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो पॉजिटिव एरिया है 2 प्लस 1 मतलब 3, दिस शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव एरिया, और नेगेटिव एरिया कितना, ये रहा अपना, तो उसको यूज़ कर लेते हैं हाफ t माइनस 2, और क्या लिखेंगे 2t माइनस 4। अब 2t माइनस 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कैंसिल आउट तो करेंगे, वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड इक्वल करना है तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है ही, राइट हैंड साइड देखो t जो डेफिनेटली आएगा अपना कैपिटल T, ये कैपिटल T लिख लेता हूँ मैं से, वो 2 से ज़्यादा होगा। अब 2 से ज़्यादा होगा तो 2t माइनस 4 फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि 4 माइनस 2t नेगेटिव होगा, क्लियर। स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना। 3 इज इक्वल्स टू अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो और t माइनस सॉरी कैपिटल T माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसे बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √3 और प्लस 2, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो 2 से कम आ जाएगी, तो हम कौन से लेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू, √3 प्लस 2 सेकेंड, दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर।
क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या आती, 2 माइनस रूट थ्री, जो कि क्या हो जाता, 2 से कम हो जाता, और हमें पता है ये कैपिटल टी 2 से तो ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, रूट थ्री प्लस 2। तो एक दो टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब एक दो टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि उससे क्या होगी, आपको वैरायटी मिल जाए। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इफ द वीटी कर्व फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन देन ड्रॉ दी ए एक्स कर्व एंड एक्स टी कर्व, जहाँ पर डेफिनेटली एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी है टाइम और ए है एक्सेलरेशन। और यहाँ आपको कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू 20 है, कब, टी इक्वल टू 0 पे। तब आपको क्या ड्रॉ करना है, उसका ए एक्स कर्व और एक्स टी कर्व। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे हम, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम इसका ए एक्स कर्व, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है हमें, ए टी कर्व, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन अगर आपको वी टी कर्व दे रखा है तो वी टी कर्व से मैं क्या करूँ, उसका एरिया फाइंड करूँ कि स्लोप फाइंड करूँ जिससे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए। तो इक्वेशन क्या होती है अपनी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होती है। एरिया अंडर वी टी कर्व क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मुझे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मुझे डी वी अपॉन डी टी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, स्लोप के इक्वल होगा, स्लोप ऑफ वी टी कर्व, राइट। तो बस मुझे क्या करना है, इसका अगर ए टी कर्व प्लॉट करना तो हर एक जगह पर मुझे स्लोप फाइंड करने पड़ेंगे। तो ऑब्जर्व कर करके जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं इसे हम। तो मान लेते ये अपना हो गया ए टी कोऑर्डिनेट एक्सिस, सॉरी इसको थोड़ा उसी के पैरेलल में बना लेते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे। ठीक है, तो अगर मैं 0 से 4 तक की बात करता हूँ तो जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, -20 मीटर पर सेकंड ही है। अब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, राइट। तो मतलब 0 से 4 तक में मुझे क्या मिल चुका है, जो एक्सेलरेशन है वो 0 के इक्वल है। तो ऐसे मैंने इसको प्लॉट कर दिया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से। ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। सिमिलरली 4 से 6 तक अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे कुछ ऐसे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4, -20, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 6, 0। तो यहाँ से आप इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। आई एम सॉरी, यहाँ पर 20 दे रखा है, 2 नहीं है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 - 20। तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10 के इक्वल। तो भाई इसका स्लोप कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, 10 के इक्वल। तो मान लेता हूँ ये है अपनी, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा ये कर्व कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग तो इसे वर्टिकल लाइंस बना ही लेते हैं अपन। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना मिल गया, +10। अब इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 8, -20। तो ऐसे ही अगर आप फाइंड करें तो इसका कितना आएगा, -10, और -10 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आपको मिल जाएगा कर्व कुछ ऐसा, इस टाइम स्लॉट के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली 8 से 12 तक फाइंड करेंगे तो वापस कितना मिलेगा आपको, +10 मिलेगा, क्योंकि ये पूरी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो 8 से 12 तक कितना आ जाएगा, अगेन +10। तो ऐसा कुछ कर्व आपको देखने को मिलेगा, किसका, ए टी कर्व। क्लियर। तो हमने बस वो बेसिक जो नॉलेज था कि एक्सेलरेशन फाइंड करना तो वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्लोप ऑफ वी टी कर्व के इक्वल। तो ऐसे हमने फाइंड कर लिया। अब बचा है आपका एक्स टी कर्व। अब देखो एक्स टी कर्व कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे वी टी कर्व का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, वैसे ही वी टी कर्व का जो एरिया होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, और वहीं से हमें ए एक्स कर्व मिलेगा। तो सेकेंड वाले में सॉल्व करेंगे हम एक्स टी कर्व बनाना था हमें ना, एक्स टी कर्व। और उसके लिए क्या बोल सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी, इक्वेशन ऑफ वी टी मतलब एरिया अंडर वी टी कर्व, राइट। तो अगर इसी के स्केल में अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे।
हो जाएगा इधर, जो वर्टिकल साइन थी ऐसे कर लेते हैं। है ना, ताकि आपको स्केलिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलो अब सबसे पहले 0 से क्या था, 4 6 8 एंड यहाँ पर 12। तो बस आपको उसी टाइम रीजन में फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और 12। तो 0 से 4 में अगर मुझे फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। क्या कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, 0 है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो इस रीजन में आपका एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कितनी है, -20। तो 4 सेकंड में 0 एक्सेलरेशन के साथ अगर वो -20 वेलोसिटी से मूव करता तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी, -20, टाइम कितना, 4, सो दिस विल बी इक्वल टू -80। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका डेल्टा एक्स वो किसके इक्वल है, -80। और क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है, x इक्वल टू 20 पर है। मतलब वो अपना मोशन स्टार्ट करेगा x इक्वल टू 20 से, और पहले 4 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, -80। तो +20 अपन यहाँ कहीं ले लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल था और उसके बाद वो पहुँच जाएगा -80 पे, और -80 में -80 मतलब 20, और मतलब 20 से वो 80 पीछे जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, -60 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखो डाउट कहाँ आएगा आपको यहाँ कि ये जो कर्व बनाएंगे अपन 20 से -60 तक का वो कैसा होगा। तो देखो एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपकी है मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। ठीक है, मतलब थोड़ी के बीच में, तो आप स्ट्रेट लाइन बना देंगे सीधा कुछ ऐसे। क्लियर, तो ये हमने फाइंड कर लिया किसके बीच की, कब तक के लिए, 0 से 4 तक के लिए। अब फाइंड करेंगे 4 से लेकर के 6 तक के लिए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, +10। इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर वीटी कर्व। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 4 से 6 वाले ड्यूरेशन में एरिया अंडर वीटी कर्व। तो उसके लिए वापस हमें वीटी कर्व पे जाना पड़ेगा, ये रहा। तो 4 से 6 में जो एरिया जिसकी बात हो रही है यहाँ पर वो कौन सा है, जस्ट 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया करना है 4 से 6 के दौरान। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप फाइंड कर सकते हैं, बेस कितना है 2, हाइट कितनी -20, तो उसका एरिया कितना निकल के आएगा, -20। तो 4 से 6 के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी आपकी, -20। क्लियर, 4 से 6 में डिस्प्लेसमेंट -20, मतलब जहाँ पार्टिकल था वहाँ से और वो 20 मीटर पीछे जाएगा, माइनस का मतलब यही हो गया। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से मूव नहीं करवा सकते, है ना। -20 मतलब कहाँ पे पहुँच जाएगा, -80 पे पहुँचेगा। तो आप बोलेंगे सर क्या हम स्ट्रेट लाइन से वापस ड्रॉ कर दें ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो देखो ऐसा नहीं करना हमें। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहाँ तो हमने बना ली थी क्योंकि हमें पता था कि एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, क्योंकि d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, st। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर है और वो कितना है, +10। तो जब एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी लीनियरली चेंज होती है टाइम के साथ, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो लीनियरली चेंज नहीं होती है। और वो कैसे चेंज होगी, इन ए पैराबोलिक पाथ। कैसे पता चला मुझे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, और एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, राइट। तब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो पैराबोला कैसा होगा, कॉन्केव अपवर्ड होगा कि कॉन्केव डाउनवर्ड, उसकी कॉन्केविटी चेक करनी पड़ेगी हमें। और वो कैसे करेंगे, तो देखो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमने लिख लिया, dv अपॉन dt होता है। अब देखो कॉन्केविटी अगर xt कर्व की चेक करनी है आपको, तो वो कैसे करते हैं, d2x अपॉन d2 से चेक करते हैं, और जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है।
तो d2x अपॉन dt2 क्या है, xt कर्व की कॉन्केविटी, और वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, और वो इस केस में कितना है, +10। अब 10 से हमें मतलब कि हमें बस इतना पता करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हमें पता चल चुका कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कॉन्केव अपवर्ड, ऐसा कुछ कर्व होगा। अब ऐसा कर्व होगा, मुझे पता है फोर्सेस एक्स में क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो कैसे डिक्रीज होगी, इस कर्व के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये इसमें तो इंक्रीमेंट होगा, तो डिक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसका डिक्रीमेंट कुछ ऐसे हो जाएगा। थोड़ा है ना कर्वेचर आपको बनाना है, उसको कर्व दिखाना पड़ेगा कुछ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली 6 से 8 में फाइंड करेंगे और 8 से फाइंड करेंगे। तो 6 में 8 में वापस क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट अंडर वीटी कर्व और एरिया अंडर वीटी कर्व 6 8 में ये रहा। तो सिमेट्रिसिटी से आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सब सेम है, तो यहाँ पे एरिया कितना आएगा, -20 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, -20, और इस दौरान जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 6 से 8 में -10 एक्सेलरेशन था, सो -10। अगेन कॉन्केविटी चेक करनी, मतलब d2x अपॉन dt2 चेक करना, जो कि किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल, और यहाँ पर कितना, -10 मतलब नेगेटिव, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, कॉन्केविटी कैसी होगी उसकी, कॉन्केव डाउनवर्ड ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, नेगेटिव में, मतलब वापस क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, और कहाँ तक पहुँचेगा, -100 तक पहुँचेगा। और डिक्रीज करवाना तो इस वाले पोर्शन से डिक्रीज करवाएंगे कि इस वाले पोर्शन से, क्योंकि इसमें तो इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कैसे होगा, ऐसे होगा, इसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ कर्व बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा कुछ डिक्रीमेंट होगा, क्लियर। ये अपन फ्री हैंड से बना रहे हैं, बट पैराबोलिक पाथ ऐसे ही फॉलो करेगा वो। अब फाइंड कर लेते हैं 8 to 12 में, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो अगेन क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, पहली चीज़ डिस्प्लेसमेंट। तो 8 to 12 में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ, मतलब एरिया अंडर वीटी कर्व, तो देखो 8 से 10 तक चेंज हुआ, और 10 से लेकर के 12 तक चेंज हुआ, और -20 ये कहाँ पहुँच जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे 12,20 आएगा, ठीक है। मतलब ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ऊपर वाला होगा, तो नीचे वाला एरिया यहाँ से आप देख सकते हैं किसके इक्वल आएगा, ये -20 के इक्वल, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऊपर वाला भी एरिया किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल। तो 8 से 12 में अगर ऐड करेंगे तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी टोटल, 0, और इस दौरान एक्सेलरेशन कितना है, +10, यहाँ कितना था, -10। तो इसे यूज़ कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 0, एक्सेलरेशन मतलब, और एक्सेलरेशन कितना आया था, +10। तो d2x अपॉन dt2 किसके इक्वल आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो मुझे पता चल चुका है कि 8 से मतलब 8 से 12 तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेट 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट तो करेगा पार्टिकल, घूम घाम के वापस कहाँ पे पहुँच जाएगा, इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी है, 0। बट उसका जो कॉन्केविटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब कॉन्केव अपवर्ड, ऐसा कर्व। अब ऐसा कर्व बनाना है, एक बार ये डिक्रीज भी होगा फिर वापस इंक्रीज भी होगा, तो कर्व कैसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसे जाएगा, फिर वो यहाँ पे वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा, इस कर्व को फॉलो करता हुआ, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना रखना है, 8 से और 12 के बीच में 0 रखना है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर वो वापस आ जाए, क्लियर। अब इसका मिनिमा अगर आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि अगर 8 से अगर मैं 10 में फाइंड करूँगा तो वापस वही वैल्यू मिलेगी मुझे, डिस्प्लेसमेंट -20, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, ये -120 पे, तो -120 पे ऐसा, फिर उसके बाद वापस ऐसे करके वो पहुंच जाएगा। तो आई नो कि बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये, बट श्योर कि आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। चाहे लीनियर कर्व चेंज हो, चाहे आर्बिट्रेरी शेप ले ले वो, लेट्स से कि पैराबोला, तो आपको बस इन्हीं चीज़ों से फिगर आउट करना है, क्लियर। अब ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। क्वेश्चन दे रखा, द Vx कर्व फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन a straight line is given, then try to draw the area as well as find the time required for the particle to reach at x equal to 4 मीटर। तो आपको कर्व दे रखा है Vx कर्व, यहाँ पर Vt कर्व नहीं, ध्यान देना, Vx कर्व दे रखा आपको, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग Ax कर्व प्लॉट करो, और साथ ही साथ जब पार्टिकल 0 से 4 मीटर तक ट्रैवल करता है तो इस दौरान उसको कितना टाइम लगेगा
ये भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं अपन AX कर्व। तो वो कैसे करेंगे? तो देखो इसके जो दो रीजन है 0 से 2 तक और 2 से 4 तक, इसको मैं स्प्लिट करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं 0 से 2 तक ऑब्जर्व करता हूँ तो VX कर्व क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, तो डेफिनेटली किस फॉर्मेट में होगी वो? y = mx प्लस c में। y की जगह मैं लिखूंगा v, m कितना हो जाएगा इसका स्लोप? तो कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,1। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप कितना है, सॉरी 1,2। अच्छा 5 दे रखा है आपको, आई एम सॉरी। ये हॉरिजॉन्टल लेवल कितना? 5 पर है, तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2,5। तो अब यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका स्लोप कितना होगा। 5 - 1 / 2 - 0, तो कितना आएगा? 2। तो m की वैल्यू होगी 2x प्लस क्या होता है? y इंटरसेप्ट, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को? 0,1 पे। तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 1। आप जैसे फाइंड करना चाहें वैसे कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखें, ठीक है। तो v = 2x + 1 हो गया इस वाले रीजन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मुझे फाइंड करना है यहाँ पर ax रिलेशन। तो अगर Vx रिलेशन मुझे पता है, Ax रिलेशन फाइंड करनी, तो मैं क्या करूँगा? A = क्या होता है? dv/dt होता है। तो उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो A मिलेगा मुझे dv/dt, राइट हैंड साइड में 2, और क्या हो जाएगा? dx/dt + 0। तो A कितना मिल गया मुझे यहाँ से? 2। dx/dt क्या होता है? v। अब v मुझे ऑलरेडी पता है इस दौरान कितना है? 2x + 1। तो उसको मैं अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे A मिल जाएगा 2, और v की जगह 2x + 1, मतलब A कितना मिल गया मुझे? 4x + 2। दैट्स इट। तो 0 से 2 के इंटरवल में मुझे Ax रिलेशन मिल चुकी है, जो कि क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। A = 4x + 2। क्लियर? सिमिलरली फाइंड करें हम 2 से लेकर के 4 तक के रीजन में। 2 से 4 वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है आपकी वो कांस्टेंट है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। x आपका इंक्रीज हो रहा है बट v इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हमें एक रिलेशन पता है दैट a = क्या होता है? v dv/dx होता है। तो अगर v x पे डिपेंड नहीं कर रही तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो dv/dx होगा उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0 के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया आपको? 0। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू 0 करोगे तो 0 मिलेगा। तो इस दौरान एक्सेलरेशन कितना मिल गया मुझे? 0। दैट्स इट। दोनों ही रीजन में मुझे एक्सेलरेशन वैरी करना पता चल चुका है, तो उसका कर्व हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल में एक्सेलरेशन a, और इधर आ जाएगा x। कर्व कैसा दिखेगा? ये दोनों रीजन हो गए आपके 2 और 4। 0 से 2 में कितना हो जाएगा कर्व आपका? कैसा दिखेगा? एकदम हॉरिजॉन्टल और 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 2 से 4 के बीच में। 0 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप कितना है? 4। तो 0 से स्टार्ट करेगा ये और यहाँ तक कहीं जाएगा। क्लियर? अब से कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे और 2, तो निकल के आ जाएगा 10। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? तो ये हो गया आपका ax कर्व। अब उसके बाद दूसरा फाइंड करना है हमें कि टाइम कितना लगेगा इसको 0 से 4 तक की डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। तो अगेन टाइम फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे? इसको दो रीजन में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले 0 से वाला रीजन, इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा उसको 0 से 2 के करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा उसको लिखता हूं मैं t2। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम t1। तो 0 से 2 में जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी वो हमने फाइंड कर ली थी, कितनी थी? v = 2x + 1। इसी को यूज करते हैं हम। तो v = 2x + 1। क्लियर? अब देखो v को अपन क्या लिख सकते हैं? dx लिख सकते हैं, क्योंकि तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है इस दौरान मुझे पता है 0 से 2। तो अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो मुझे xt रिलेशन चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब मैं v को पुट कर देता हूँ dx/dt = 2x + 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx/2x + 1 = dt, और इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो मुझे xt रिलेशन मिल जाएगी। क्लियर? लिमिट्स लगा देते हैं यहाँ पे। t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी? 0 से लेकर के t1 तक, क्योंकि इस दौरान हमने t1 लिया है, और x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक। क्लियर? तो 1/2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln 2x + 1, और इसका डिफरेंशिएशन जो कि कितना हो जाएगा? 2।
लिमिट से 0 से लेकर के 2, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा t1 माइनस 0। क्लियर, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। t1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी ln अपर लिमिट ln 5 हो जाएगा, माइनस ln 0 पुट करें तो ln 1 कितना होता है 0 और डिवाइड में 2 है, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई ln 5/2। क्लियर, सिमिलरली फाइंड करेंगे t2 जो कि कहाँ से होगी 0 से लेकर के 4 तक है अपना t2। तो इस दौरान हमने ऑब्जर्व किया था कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0 है। अब एक्सेलरेशन ही अगर 0 है तो जो स्पीड होगी डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको टाइम फाइंड करना है यहाँ पे तो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल हो जाएगा। तो इस दौरान कितने डिस्टेंस उसने कवर किए, 2 से 4 तक गया मतलब 2, तो जो t2 होगा टाइम आपका वो किसके इक्वल है 2 डिवाइड बाई स्पीड कितनी थी इस दौरान, तो स्पीड कांस्टेंट रही थी उसकी और वो किसके इक्वल थी 5 के इक्वल। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसे अपन यूज़ कर लेंगे इधर। सो t2 इज इक्वल टू 2/5 सेकेंड हो जाएगा। t1 पता चल गया, t2 पता चल गया। टोटल टाइम अगर आपको फाइंड करना है तो इन दोनों का सम के इक्वल होगा ln 5/2 प्लस 2/5 सेकेंड। दैट्स इट। ये हो गया इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट में आपको टाइम पूछा था उसका आंसर।